हेलो एंड खुशामदीद, मैं हूँ राज़ी और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हैं और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पर देश के तमाम पत्रकारों का यहाँ पे जमावड़ा होता है। आज हमारे साथ उन्हीं पत्रकारों में से एक जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत तजर्बाकार हैं, मिस्टर सतीश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं, मगर आज हम इनसे बात करेंगे देश की राजनीति के बारे में और जो एग्ज़िट पोल आया है अभी, जिसमें आंकड़े अलग अलग चैनलों पर अलग अलग हैं, जिसको लेकर जनता बहुत कंफ्यूजिंग की स्थिति में है। और हम ये भी जानेंगे कि ये जो आंकड़े एग्ज़िट पोल के हैं, इनमें कितनी सच्चाई होती है और क्या इसका एक वो होता है जिसकी बुनियाद पर ये आंकड़े निकाले जाते हैं और क्या इसका रेशियो होता है और कितनी सैम्पलिंग होती है। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर सतीश वर्मा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, सबसे पहले चूँकि अभी तो एग्ज़िट पोल हर चैनल पे हो रहा है, तो आप थोड़ा मुझको बताइए, चूँकि आप तो बहुत तजर्बाकार आदमी हैं और कई इलेक्शंस आपने देखे हैं, तो ये एग्ज़िट पोल है क्या? ये एग्जैक्ट पोल होता है? देखिए, इसको अगर हम इस तरीके से देखें, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जी। कल ही जिस प्रकार 5 राज्यों के एग्ज़िट पोल दिखाए गए और इसमें सबसे बड़ा जो एक विरोधाभास दिखाई दिया जी, वो मध्य प्रदेश के इलेक्शन को लेकर जी, मैंने भी देखा। अधिकतर चैनल ये दिखा रहे हैं कि या तो टफ फाइट है मध्य प्रदेश में या फिर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। केवल अकेला आज तक ऐसा इंडिया टुडे ग्रुप चैनल था जिसने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनते दिखाई दी है। ठीक बात है। उसी को लेकर तमाम तरह के विवाद और बातें शुरू हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सोशियोलॉजिस्ट जो है उनका कहना है कि सैंपल साइज़ के ऊपर बहुत सी चीज़ें निर्भर करती है, किस मानसिकता के लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि 100% लोगों से तो बात का मतलब भी नहीं है। हज़ारों में सैम्पलिंग होती है, सैकड़ों में होती है। अच्छा, वो भी होता है कि शहरों में, इलाकों में उसका भी बहुत फर्क पड़ता है, किसी इलाकों में किसी पार्टी का प्रभाव। बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। शहरों में कई बार कहा जाता है कि अर्बन एरिया में बीजेपी का होल्ड होता है। अगर हम ग्रामीण अंचलों की बात करें, वो स्थिति भिन्न होती है। हम अगर थोड़ा पीछे जाएं, आपको याद होगा कि दिल्ली का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो जब केजरीवाल और बीजेपी में संघर्ष सा चीज़ लड़ाई थी, तब इसी आज तक के ग्रुप ने कहा था कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी को उस वक्त सिर्फ 3 सीटें मिली थी और बाकी सीटें सब केजरीवाल की पार्टी जीत गई थी। मतलब उस एग्ज़िट पोल ने एक चीज़ ये बात साफ जाहिर की कि एग्ज़िट पोल एक मायने में ये भ्रम है। अपने मानसिकता के अनुरूप एग्ज़िट पोल किए जाते हैं। कुछ अपने आप को बड़ा निष्पक्ष दिखाने की कोशिश करते हैं और हमने आज तक का बताया, जो आज तक ने मध्य प्रदेश में दिखाया और पिछला जो रेफरेंस है। कुछ एग्ज़िट पोल हमने देखा और कुछ ओपिनियन पोल भी देखा। वो हमने शायद 2017 या 18 का रिपोर्ट पढ़ी थी और हमने वो डाटा निकाला। जब आपसे बात होने से पहले मैं वो देख रहा था जी, तो उसमें जो लोगों ने बताया वो एग्जैक्ट पोल साबित हुआ। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है जी, कई बार होता है। हाँ। देखिए, हमको याद आता है जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन बहुत भरोसे के लेकिन वो आप समझ लीजिए कि बहुत कम एक्सेप्शनल मामले हो सकते हैं। हाँ। अपवाद हो सकते हैं। अदरवाइज देखिए ना, अगर 10 चैनल हैं, अपने अपने राग अपने हैं, कोई टफ फाइट दिखा रहा है मध्य प्रदेश का, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। कुछ एक चैनल ने कहा, एबीपी ने, कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप ने तो कमाल किया। वो तो इतनी सीटें दे रही हैं कि जैसे कि बहुमत भी 3/4 से ज़्यादा होने जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें साबित करती हैं कि ये किस मानसिकता बनता है। और एक सवाल इसमें और इंटरेस्टिंग होता है, जो हमने एक दो लोगों से बात करी, उनका मानना ये कई बार इस प्रकार के एग्ज़िट पोल दी जाती है कि उस पर सट्टा लगा होता है चुनाव पर, कि उस सट्टे को लेकर करोड़ों के बारे में आ रहे होते हैं। हाँ। अगर एग्ज़िट पोल में किसी दल विशेष को सरकार बनाते दिखाया जा रहा है कि लोग कोशिश करते हैं, चूँकि अब जो 2 दिन है, 3 दिन है बल्कि, तो लोग उसमें सट्टा लगाते हैं उसी पार्टी में। लेकिन जब काउंटिंग होती है, नतीजे उसके ठीक विपरीत आते हैं। तो इसमें सटोरियों का बड़ा खेल है, जिस प्रकार क्रिकेट के मैच में होता है। तो ये कई बार दिग्भ्रमित करने के लिए भी सट्टा बाजार के लोग इस प्रकार के, ये आरोप है, हम नहीं कह सकते, चूँकि नाम सैफोलॉजिस्ट है।
क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और जी। 25 साल से आप इसी फील्ड में जी। हैं, हर मामले को कवर करते हैं जी। तो जो बातें मार्केट में होती होंगी, बिल्कुल। खाना होती होंगी, वो आपको मालूम बिल्कुल। होगी। ये तो आपने इजाफा किया हमारी मालूमात में जी। और हमारे दर्शकों की मालूमात में। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे सवाल करूँगा, ये जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं, इसमें ज़्यादातर चैनल्स में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे कांग्रेस नहीं थी, जी। यहाँ या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे कांग्रेस थी और वहाँ पे हम जब उसका आंकड़ा उठाते हैं तो अल्टरनेट गवर्नमेंट का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है हर जी। उसमें। लेकिन कई जगह ऐसा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस की गवर्नमेंट फिर से वापस आ रही है, जी। यानी एंटी कम्बेंसी उस स्टेट में कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, जी। और जिस स्टेट में भाजपा है उसमें कांग्रेस आ रही है। जी। तो ये कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? अगर 2024 के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, थोड़ा बड़े कंटेक्स्ट नहीं, में आपका सवाल बहुत सुंदर है जी। और अच्छा सवाल है। जी। इसलिए हम राजस्थान का उदाहरण लेते हैं। ठीक बात है। जिस तरह में पहले मध्य प्रदेश का लिया, वहाँ पर अशोक गहलोत की जो कल्याणकारी योजनाएं थी, जैसे चिकित्सा के लिए पहले उन्होंने 25 लाख का, फिर जो उनका जो संकल्प पत्र आया उसमें 50 लाख कर दिया। केवल इतना ही नहीं, वहाँ पर गांव स्तर पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए। उसके अलावा और ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने बहाल करी। ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जिसको लेकर ये सर्वे में हमने देखा है, जो सर्वे पहले आया बाद में एग्जिट पोल, कि भाई एंटी इनकम्बेंसी अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं है। कुछ सर्वे ने बहुत पहले ये भी बताया था कि सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर कौन है, वो अशोक गहलोत का नाम आया। तो ये एक उदाहरण है, बाकी नतीजे परसों आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन हम समझते हैं एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में लें तो वहाँ पर 20 साल से भाजपा के खिलाफ जबरदस्त है। केवल सीट के खिलाफ नहीं है, केंद्र के खिलाफ भी है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 15 लाख 2 करोड़ नौकरी हर साल और तमाम तरह के वायदे किए, वो कई धरातल पे अमल में आते हुए दिखाई नहीं दिए। ख़ास तौर से यूथ, मैं यूथ की इसलिए बात करूँगा कि पिछले 2 इलेक्शन में यूथ जो है वो पूरी तरह भाजपा की ओर था, उन्होंने जब के वोट किया। लेकिन इस बार देखा जा रहा है, जो हम वीडियोस देखते हैं, सर्वे देखते हैं और एनालिसिस करते हैं, यूथ टिल्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। राहुल गांधी खासतौर से जिक्र करेंगे, भारत जोड़ो जो पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसके बाद एक तो उनकी जो पप्पू की तस्वीर थी, जो छवि बनाएगी बड़ा पैसा बर्बाद करके, वो तो मिटी, लेकिन वो एक नए अवतार के रूप में सामने आए। लोग कुछ कहते, स्वीकारता बढ़ी उससे, और युवाओं के बीच में आप देखते हैं कई बार वो बड़ियों के बीच में चले आते हैं, कई बार वो ट्रक ड्राइवर, कई ऑटो ड्राइवर, कहीं कुल्ली के बीच, उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है, एक आम जो बिल्कुल डाउन, बिल्कुल सीढ़ी पे खड़ा व्यक्ति है, उसके प्रति जो एक्सेसिबिलिटी है उसको लेके भी उनकी छवि में निखार आया है। और वो जो बोलते हैं वो बड़ा अपीलिंग होता है। आपने भी देखा, हमने देखा, वो चाहे राजस्थान का चुनाव हो, तेलंगाना का हो, या मध्य प्रदेश का हो, या छत्तीसगढ़ का, वहाँ अपार भीड़ जुटती थी जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या गांधी पर कोई इवन मल्लिकार्जुन खड़गे जब ये बोलने आते थे, अपार भीड़ दिखती थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेता जो शीर्ष नेतृत्व था वो पहुंचता था, वहाँ उसके तुलनात्मक वो भीड़ दिखाई नहीं देती थी। इससे साफ लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। वो कांग्रेस 2014 या 2019 वाली नहीं है, लोकसभा के मद्देनज़र जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो परसों जब नतीजे आएंगे उसमें इनकी तमाम एग्जिट पोलों की विश्वसनीयता तराजू पे तोली जाएगी कि कहीं सट्टा बाजार का खेल तो नहीं है या कहीं और इंटरेस्ट तो नहीं है। ये परसों सब साबित हो जाएगा। एक सवाल जो है वो इसी से जुड़ के बनता है, क्योंकि आपने राहुल गांधी के छवि की बात कही और प्रियंका गांधी की छवि की बात कही और कहा कि एज ए पब्लिक स्पीकर उनकी स्वीकारता बहुत बड़ी है और उनके जो रैलियाँ हो रही हैं उसमें बहुत सारी भीड़ है, जो इस बात का तरफ इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं उनकी स्वीकारता बढ़ी है, उनको लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग। लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूँगा कि अगर हम एज ए पब्लिक स्पीकर देखें तो मोदी जी एज कंपैरिजन टू राहुल गांधी ज़्यादा बेहतर हैं, और एज ए लोगों के मिलने के लिए देखें, मतलब लोगों के बीच में जाना, लोगों से मिलना, गले मिलना, तो उस अगर कैटेगरी पब्लिक से मिलने का अगर मामला हो, मतलब भाषण का मामला ना हो, वन वे कम्युनिकेशन ना हो, टू वे कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन की बात हो, तो उसमें राहुल गांधी कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए दिखाई देते हैं। और इसी का कुछ असर था कि जब उन्होंने
भारत जोड़ो यात्रा शुरू की और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, खासतौर पर कारपेंटरों से मिले, ट्रक ड्राइवरों से मिले। उसके बाद मोदी जी ने जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक समारोह था तो उसमें वो मेट्रो से गए उसी के बाद। तो आप क्या देखते हैं कि राहुल गांधी एक गेम चेंजर के रूप में सामने आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि नो डाउट मोदी साहब जब 14 पर आए, आप सन 13 से बात कीजिए, ठीक है, और अभी 1 साल पहले तक जब तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकली, तब तक मोदी साहब की बात सुनने के लिए लोग ललायित रहते थे। ठीक है, मन की बात हो या कोई बात हो तो लोग कुछ क्यूरियोसिटी थी कि मोदी साहब क्या बोलने आ रहे हैं। आज वो स्थिति हमें लगता है बदलती दिखाई दे रही है। अब मन की बात भी वो सुनने वाले वो उस संख्या में लोग नहीं हैं। और आपने एक चीज़ देखी, जो मोदी साहब ने खुद अपना यूट्यूब चैनल जो शुरू किया, उसमें उनको अब एक देश के प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी कि भाई मेरा भी आप यूट्यूब चैनल देखिए। लेकिन उसके भी सब्सक्राइबर उस स्तर पे नहीं हुए जितने कांग्रेस के सब्सक्राइबर हैं। ये आंकड़े बताते हैं। और ट्विटर वगैरह पे तो फॉलोवर उनके बहुत ज़्यादा हैं, मान लिया, ट्विटर पे ज़्यादा हैं और तमाम पब्लिक मान लिया। देखिए राहुल गांधी की तुलना में देखो उनके लिए एक पूरी मिशनरी काम कर रही है, जिसको रविश कुमार की भाषा में कहा जाए गोदी मीडिया, ठीक है, और भी कहते हैं, और कोई कहते हैं चरण चुंबक मीडिया। वो जो प्रोपेगेंडा करता है उसका कहीं ना कहीं आवाम के दिमाग में के एक कोने में अब वो असर नहीं है उस लेवल का। पहले तो मानिए कुछ 100% थी, और वो लगातार गिरावट की ओर है। तो एक गोदी मीडिया भी एक डिफेम हुआ, लोगों का एक भरोसा टूटा गोदी मीडिया से। आज आप देखिए सोशल मीडिया पे जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके चैनलों को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। अच्छा, और उन्हीं की बातों पे लोग ज़्यादा यकीन करते हैं जो सरकार की वकालत नहीं करते। ऐसे कई चैनल हैं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, और आपका हिंदू वॉइस भी उनमें से एक जो साफ और सच्ची और कड़वी बात करता है। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि राहुल गांधी राहुल गांधी की एक छवि ऐसे नेता के रूप में है कि अगर आपसे मिलेंगे आपको ये लगेगा कि नहीं, ये मेरा दुख दर्द सुनने आया, और शायद होता है इसका मरहम भी लगाए। लेकिन भाजपा के नेताओं में ऐसी जो अपील है वो मौजूदा वक्त में कम से कम नहीं दिखाई देती। तो आप क्या देखते हैं कि क्या बीजेपी से वहाँ के लोगों की नाराज़गी है, और है तो किस बात पर हो? देखिए, मुझे याद आता है कि जब पंजाब से गेट पे आप जम्मू कश्मीर, लखनपुर जिसे कहते हैं, रावी दरिया आता है, उसको क्रॉस करके जैसे एंटर कर रही जम्मू कश्मीर, वो दृश्य अभी भी मेरी आँख से हटता नहीं है। लोगों शाम वहाँ रहे हैं? हाँ, नहीं, अभी भी वहीं है। शाम का समय हो गया था और लोगों के हाथों में मशालें थी। ऐसे लग रहा था कि कोई स्वाधीनता आंदोलन के लिए कोई क्रांतिकारी निकल रहे हैं, इतना हजूम था। उसके बाद उनकी पहली लखनपुर बड़ी विशाल जनसभा हुई, बड़े लोग थे। फिर जम्मू के सतवारी चौक पे, सीधे हम कश्मीर पे आते हैं। कश्मीर पे देख के ये हैरानगी हुई कि एक जगह तो पुलिस वाले सिक्योरिटी जो कर रहे थे वो भाग गए थे। वो आतंकवादी प्रोन इलाका था, और बाद में उसको लेकर बड़ा विवाद खड़ा हुआ कि क्यों भागे पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये था कि उन दोनों बर्फ़बारी हो रही थी। कश्मीर की स्थिति को हम खुल के आज की डेट में बयान नहीं कर सकते, कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, उस दौरान जब बर्फ़बारी अपर नीचे पड़ती थी, वहाँ जो दूरस्थ गांव थे, रिमोट के गांव थे, वहाँ से बर्फ़ में से निकलते पड़ते 10 से 20 किलोमीटर लोग। उनसे मैं उस रैली में गया था, तो मैंने पूछा भी आप कहाँ से आए? उन्होंने बताया। तो मैं कहा दूसरे आप कैसे आए ठंड में? कहते नहीं, बस राहुल जी को देखने आया हूँ। इससे समझ अटैचमेंट देखी है, जिसको ये नहीं पता कि राहुल मुझे क्या देगा नहीं देगा। और उसके बाद जो लाल चौक पे उन्होंने तिरंगा फहराया, वो भी अपने बारिश में तकरीर भी, हाँ, बर्फबारी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, और वो सीन बड़ा अद्वितीय था, उसको भूला नहीं जा सकता। और जहाँ तक चुनाव की बात करें, मैं इतना जरूर कहूँगा, पिछला जब विधानसभा चुनाव था वो सन 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसी साल अक्टूबर नवंबर में हुए थे। खंडित जनादेश आया था। उसके बाद आखिरकार पीडीपी, जो कि भाजपा की सैद्धांतिक तौर पर विपरीत धाराओं की पार्टी थी, और इन चुनाव में दोनों ने एक दूसरे पर जमकर गंभीर आरोप लगाए थे, विवादास्पद आरोप लगाए थे। बाद में सरकार बनाई गठबंधन, और जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया, उसका महबूबा मुफ्ती सरकार बनी। उस दौरान हज़ारों की तादाद में
यही होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, हज़ारों पत्थरबाज को आम माफ़ी दे दी गई। लेकिन उसके बाद इनका विवाद बढ़ा तो अचानक सपोर्ट विड्रा कर दी और राज्यपाल राज शासन लागू हुआ, जब सत्यपाल मलिक वहाँ राज्यपाल थे। और 5 अगस्त 2019 के बाद जब उसका विशेष दर्जा ख़त्म किया, बल्कि 2 यूटी बना दी गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग। उसके बाद से लेकर आज तक लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है, चुनाव नहीं हुआ। आप समझते हैं 2014 में और 2023 ख़त्म हो रहा है। पंचायत के लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए, उनको भी आगे मुलतवी किया जा रहा है। तो सहज समझा जा सकता है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका चुनाव, जब आप कह रहे हैं हालात साजगार हैं, फिर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे? आप लोकसभा चुनाव की तैयारियां करवा रहे हैं। जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो लोकसभा के साथ विधानसभा की करवा दी जो ड्यू हैं। तो हम समझते हैं बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे इसलिए है कि पिछले दिनों जम्मू, जिसको मंदिर का शहर कहा जाता है, वो आंदोलनों का शहर बना रहा। नौकरियां नहीं हैं, अग्निवीर जो स्कीम लाएगी उसका बड़ा विरोध हुआ, वहाँ पर सब इंस्पेक्टर भर्ती में घोटाला हुआ, उसको लेकर विरोध हुआ। अकाउंट्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अकाउंट्स अफसरों की भर्ती, उसमें घोटाला हुआ, पेपर लीक हुए। केवल इतना ही नहीं, बल्कि जो युवा जो है उम्मीद कर रहे थे, जिनको समझ में दिखाए गए कि हम नौकरियां देंगे, जो कट्टर भाजपा समर्थक थे उन्होंने भी दूरियां बनानी शुरू कर दी। हमारा ये मानना है, अधिकतर लोगों का ये मानना है कि भाजपा इसलिए चुनाव नहीं करा रही, उनको लगता है कि जम्मू जो उनका गढ़ था, जम्मू से मतलब जम्मू प्रोविंस, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर इनका बिल्कुल ज़बरदस्त होल्ड था। उनको लगता है कि कहीं हम ये ना हो सॉरी, कि इन चुनाव में हमें कहीं नुकसान उठाना पड़े, यही वजह है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं रोकूंगा। जो जम्मू और कश्मीर के हालात हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने इस तरह के हालात वहाँ पे पैदा किए और उसके लिए रूलिंग पार्टी जिम्मेदार है, तो 2024 का इलेक्शन सर पर है, क्या जम्मू कश्मीर का ये मुद्दा भी 2024 के इलेक्शन पर इफेक्ट करेगा? और इसी में एक सवाल मैं और करूँगा आपसे, ताकि ये जी एक ही सवाल में पूरी हो जाए बात, कि 2024 में विपक्ष का क्या रोल होगा? जो वहाँ गठबंधन बन रहा है उसका क्या रोल हो सकता है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पहली बात तो यह है कि 2024 में अगर यही हालात चलते रहे, हाँ, तो उसका कहीं ना कहीं चुनाव में जो बीजेपी को पहले जिस प्रकार थंपिंग झोलियाँ भर के वोट पड़े थे, वो स्थिति अभी दिखाई नहीं देती है। ठीक बात है। नंबर 2, आपने जो दूसरा सवाल किया, उसमें जो इंडिया महागठबंधन बना है, उसमें वहाँ से जो लोकल पार्टी था, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP, CPM, एक नेशनल अवामी कांग्रेस वो कॉन्फ्रेंस है, वो 4-5 पार्टी है, उसका हिस्सा है। मोटे तौर पे 3 पार्टी हैं, माकपा, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की। लेकिन उसमें हैरानगी है कि पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला के बयान, उमर अब्दुल्ला को अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है, वो किस टाइम बैकफायर, वो कई बार ये नहीं पता चलता किसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो महागठबंधन को लेकर ये जो विधानसभा चुनाव थे, इसको लेकर उन्होंने बड़े विवादित बयान दिए। ये अलग बात है कि उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो इस तरह का उनका कोई बयान नहीं आया। महबूबा मुफ्ती की ओर से भी इस प्रकार के बयान आए। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, जो मेन बात है, अगर इन 5 राज्यों में कांग्रेस अपर हैंड होती है बीजेपी से, चाहे 4-1 की रेशियो हो, चाहे 5-0 की रेशियो हो, तब तो कांग्रेस का कद और राहुल गांधी का जो अब तक जो एक बना हुआ है और अब खड़ा हुआ है, उसको लाभ मिलेगा कांग्रेस को। अदरवाइज चूँकि कश्मीर की पार्टियां हमेशा, ये हिस्ट्री रही है, वो सेंटर के साथ चलती रही हैं। यही वजह थी कि इसका फ़ायदा बीजेपी को हो सकता है, तब हो सकता है यदि इन 5 चुनाव के नतीजे कांग्रेस के अनुकूल नहीं आते। अगर आते हैं, और उसकी बड़ी बात सुनिए, पीछे परिसीमन हुआ, उस 5 सीटें हैं कुल पूरी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख को अलग कर दिया, वो यूटी बन गया। 3 कश्मीर से हैं, तो जम्मू से हैं डोडा पार्लियामेंट, डोडा, उधमपुर, कठुआ, जहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को PMO में जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री वो हैं। दूसरे जम्मू पुंछ से जुगल किशोर शर्मा है। वैली से 3 मेंबर पार्लियामेंट, श्रीनगर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, एक साउथ कश्मीर से डॉक्टर हसनैन मसूदी, वो रिटायर जस्टिस हाई कोर्ट के, और एक अकबर लोन है जो नॉर्थ कश्मीर से। पर सीमन में बीजेपी ने क्या कराया कि चूँकि कश्मीर में हमेशा परसेंटेज वोटिंग बड़ा लो रहता है,
वो कश्मीर आमतौर पे साउथ कश्मीर पे पीडीपी इलेक्शन लड़ती रही है साउथ कश्मीर पे, इसलिए अब उस सीट को परसीमन में उन्होंने पुंछ के साथ जोड़ दिया। बीजेपी ये समझ रही है कि पुंछ में हैवी पोलिंग होगी हमारे पक्ष में, तो हो सकता है हम कश्मीर की सीट जीत जाएं। ये भी एक रणनीतिक तौर पर बात हो रही है, लेकिन जो मौजूदा हालात है हमें लगता है बीजेपी को इस बार चुनाव में संघर्ष करना पड़ सकता है। अच्छा, 2024 को लेकर ये लास्ट सवाल, जो सवाल आपका छूट गया इसमें कि अगर आपको इसको पूरे नेशनल लेवल पे देखा जाए, जो इंडिया का महागठबंधन, ये तो आपने कश्मीर के गठबंधन की बात की जो इंडिया महागठबंधन के साथ है, और तमाम राज्यों से जैसे सपा से और तमाम पार्टियों से जो अपने इलाके की रीजनल पार्टियां हैं और असर रखती हैं अच्छा खासा, तो उनसे गठबंधन का जो स्थिति है क्या वो 2024 के इलेक्शन तक बरकरार रह पाएगी, और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस को या फिर उस गठबंधन को? देखिए, मुझे पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक की वो बात याद आती है। वो कहते हैं हराया जा सकता है इस सरकार को, बीजेपी को, यदि एक के मुकाबले एक संयुक्त प्रत्याशी हो। लेकिन हाँ, एक महागठबंधन का एक प्रत्याशी। लेकिन जिस प्रकार अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैंडिडेट खड़े किए और जिस प्रकार की उन्होंने भाषा बोली, मुलायम सिंह यादव बड़े परिपक्व नेता थे, और अखिलेश यादव को शायद ये भी लगता है कि मुसलमानों के लिए जो खुल के राहुल गांधी, गांधी परिवार खुल के एक स्टैंड लेता है, खुल के सड़क पर लड़ाई लड़ता दिखाई देता है, वो लड़ाई वो नहीं लड़ते, ना वो ना मायावती। तो उनको अब जिस तरह इन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस तो बीजेपी की बी टीम है मध्य प्रदेश में, जब सीट शेयरिंग में इनका, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कमज़ोर कड़ियाँ हैं, अगर ये कमज़ोर कड़ियाँ ईमानदारी के साथ महागठबंधन के साथ जुड़ी रही हैं और इनका सबका एक थोड़ा नफ़ा नुकसान 2 कदम पीछे आगे हटे सब दल, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, तो हम समझ अगर 1 to 1 अगर फाइट होगी, बंगाल हो, मध्य प्रदेश, देखिए महाराष्ट्र में इन्होंने जिस प्रकार से अजीत पवार शरद पवार से अलग किया, शिंदे को शिवसेना से अलग किया, वहाँ तरह इसमें अलग होने की चाल, इसमें बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और मैं फिर उसी को कोट करूँगा सतपाल मलिक को, वो भी बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है, कई स्टेटों के गवर्नर, उससे पहले चौधरी चरण सिंह के साथ रहे हैं, हाँ, चौधरी चरण सिंह के साथ रहे हैं और कई पार्टियों में रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ उनका अपना बड़ा एक जबरदस्त अनुभव है, और जिन्होंने बात की कि एक के मुकाबले अगर एक कैंडिडेट आएगा तो विपक्ष का जीतना असंभव नहीं है, संभव है। तो कुल मिलाकर देखा जाएगा कि ये नतीजे कल आएंगे, परसों जो आएंगे, इसके बाद बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये थे हमारे साथ मिस्टर सतीश वर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने देश के तमाम हालात पर, इलेक्शंस पर, और जो कल परसों रिज़ल्ट आ रहे हैं 3 दिसंबर को 5 राज्यों के, उन तमाम मसलों पर, कश्मीर पर और 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर खुलकर बात की, और उसके तमाम एस्पेक्ट्स को इन्होंने खोल के रखा। फिर मिलेंगे एक शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हिंद वॉइस। नमस्कार।